क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने डिफरेंस बिटवीन तक पढ़ा था। फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया था। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ग्राफिक एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? लॉ ऑफ सप्लाई establishes the direct relation between price and quantity of good supply। मतलब कि जब सप्लाई होती है तो उसका डायरेक्ट असर पड़ता है प्राइस पर भी और क्वांटिटी पर भी। मतलब जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। जैसे हम डिमांड चैप्टर पढ़ रहे थे तो प्राइस और क्वांटिटी का इन्वर्स रिलेशन पढ़ रहे थे, बट सप्लाई में क्या होता है, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कमोडिटी विल इंक्रीज इन द प्राइस। हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था? व्हेन प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, व्हेन डिमांड इंक्रीज प्राइस डिक्रीज, यही पढ़ा था। बट सप्लाई में क्या होता है? व्हेन प्राइस इंक्रीज डिमांड इंक्रीज, व्हेन प्राइस डिक्रीज डिमांड ऑल्सो डिक्रीज। तो इसमें क्या रहेगा? हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप रहेगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सप्लाई ऑफ कमोडिटी विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज विद डिक्रीज इन प्राइस। अदर थिंग जो हमारी होती हैं वो तो रिमेन सेम रहती हैं, मतलब दूसरी चीज़ों में कोई असर नहीं पड़ता, बट प्राइस और क्वांटिटी का डायरेक्ट असर होता है। Therefore, the law of supply state that keeping other determinants of supply जैसे constant, हर चीज़ सेम रहेगी, बस प्राइस और क्वांटिटी में बदलाव आएगा। फॉल इन प्राइस इंक्रीज विद राइज इन प्राइस, मतलब जो प्राइस बढ़ेगी या डिमांड घटेगी तो उससे डायरेक्ट ही असर होगा। इट मीन दैट प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई मोर इट्स सेम डायरेक्शन। तो मतलब मैंने क्या बताया कि प्राइस का और जो क्वांटिटी डिमांड का है, क्वांटिटी का है, वो सेम डायरेक्शन रहेगा। अब देखो, अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। प्राइस, मान लो किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस 1 रुपीज़ है तो उसकी सप्लाई 2 रुपये। उसकी जैसे ही प्राइस बढ़ी उसकी सप्लाई भी बढ़ गई, मतलब जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है, जैसे उसकी प्राइस 3 हुई तो क्वांटिटी 6 रुपये हो गई, जैसे उसकी प्राइस 4 हुई क्वांटिटी 8 हो गई। तो ये क्या हो गया? प्राइस के साथ साथ उसकी सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। अब जैसे आप सोचोगे इसकी प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई कैसे बढ़ेगी? देखो, कोई भी चीज़ की जब प्राइस बढ़ती है ना तो उसकी जो मार्केट में प्रोडक्शन कम होता है तभी उसकी प्राइस बढ़ती है। मार्केट में अवेलेबिलिटी उसकी कम होती है तो क्या होता है कि उसकी सप्लाई बढ़ने लग जाती है। कमोडिटी अगर स्केयर्स होती हैं, कमोडिटी बोल लूँ या रिसोर्सेज अगर स्केयर्स होती हैं, मतलब कम होती हैं, तो उसकी सप्लाई हमेशा बढ़ती ही है, कम नहीं होती। चाहे उसकी प्राइस बढ़ेगी तो भी उसकी सप्लाई बढ़ ही जाएगी। ओके, यहाँ पर सप्लाई एस को डिनोट करते हैं सप्लाई ऑफ कमोडिटी, पी को डिनोट कर रहे हैं प्राइस से, एंड एफ को डिनोट कर रहे हैं फंक्शन से। तो सप्लाई का फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू एफ ब्रैकेट में पी। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, ये हो गया हमारा कंप्लीट। सप्लाई और डिमांड में हमने समझा कि जो सप्लाई होती है वो डायरेक्ट सप्लाई होती है, उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, और डिमांड होती है उसका रिलेशन कम होता है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जैसे आप लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अभी भी याद नहीं है तो प्रीवियस वीडियो में जाके देखो। आप लोगों को मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा चुकी हूँ। अब हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज रिस्पॉन्सिव क्वांटिटी सप्लाइड व्हेन द प्राइस ऑफ गुड चेंज। क्वांटिटी तभी चेंज होती है जब आपकी किसी चीज़ की प्राइस चेंज होगी तो उसकी क्वांटिटी भी चेंज होगी। ओके, इट इज़ अ रेशो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब भी हमको प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होगा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। उसका शॉर्ट में लिखना चाहें तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, ये होता है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी। अब हम पढ़ेंगे व्हाट यू मीन बाय प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है और डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट।
प्रोडक्शन क्या होती है? द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फर्म ऑन फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट। फर्म के जो फैक्टर्स होते हैं और नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं उसका कॉस्ट, उसका जो प्रोडक्शन होता है उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, The cost of production of an output they may be defined as either the purchase price or the imputed value of all productive service used to producing the output and equivalent to the monetary sacrifice of the firm to secure it. Cost of production क्या define करता है कि purchase price कितनी है प्रोडक्ट की, कितनी प्रोडक्ट मतलब हम अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो सिर्फ कितने की बनी है यही नहीं देखेंगे, उस पर कितना चार्जेस लग रहा है, उसका कितना पैकिंग चार्जेस हो रहा है, कितना उस पर टैक्स लग रहा है, पूरा सब इंक्लूड करके उसकी प्राइस को डिसाइड किया जाता है। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड ऑल पेमेंट मेड टू अदर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सारी जितना खर्चा हुआ है गुड्स और सर्विसेज का वो सारा इंक्लूड होगा, सच एज डेप्रिसिएशन, डैप वगैरह भी इसमें इंक्लूड रहता है। इट ऑल्सो इंक्लूड एस्टिमेट वेज ऑफ सर्विस, आपने लेबर को कितना वेज दिया है, कितना मजदूरी दी है, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होगा। प्लस रिटर्न टू कैपिटल एंड लैंड, और आप जिस लैंड पे काम कर रहे हैं उसका रेंट वगैरह, उन सब को देखते हुए हम किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करते हैं। अब मैंने क्या बोला, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको डिस्कस करा था। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि बाहरी खर्चा होता है, और इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो कि बिजनेस के अंदरूनी खर्चा होता है, जैसे लेबर, रेंट और फ्यूल, ये सब हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर आ जाएगा टैक्सेस, ऑक्ट्रॉयड, डेप्रिसिएशन, ये हाई एडवर्टाइजिंग करना प्रोडक्ट की, ये सब हमारा एक्सप्लिसिट में आ जाएगा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट रिफर टू ऑल दोज एक्सपेंस मेड बाय अ फर्म टू बाय गुड डायरेक्टली। जब गुड खरीदने से पहले जितना खर्चा होता है, जैसे रॉ मटेरियल बाहर से लिया, टैक्स बाहर से लिया, डेप्रिसिएशन लगा, हाई फ्यूल लिया और एडवर्टाइज करा, तो ये सब क्या आ जाएगा, एक्सप्लिसिट में आ जाएगा। इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या आ जाएगा, मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे आप रेंट दोगे या वेजेस दोगे लेबर की, तो ये सब हमारा इम्प्लिसिट में आ जाएगा। इन द अदर वर्ड इम्प्लिसिट आर द सेल्फ ओन सेल्फ। इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या होता है कि ओनर अपना पैसा भी लगा देता है, सेल्फ रिसोर्सेज। दस इम्प्लिसिट कॉस्ट अनरिकॉग्नाइज्ड कॉस्ट दैट अ फर्म रियलाइज व्हेन इट्स यूज्ड इट्स एसेट्स एंड वन प्रोजेक्ट ओवर अनदर। अब जैसे इसमें क्या होता है कि इंसान जो अपने घर का इंसान वो बिना सैलरी लिए काम कर रहा है खुद के लिए, तो वो अपने आप को तो सैलरी देगा नहीं, अपने वो भले ही प्रॉफिट कमाएगा बट अपने आप को सैलरी थोड़ी देगा। जो अपने इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम खुद के लिए कर सकते हैं। हम बाई चांस घर से कोई चीज़ लगा रहे हो तो वो भी सब हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है सैलरी फॉर हिज ओन सर्विस, अपने आपकी सर्विस देना। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, अपने कैपिटल का इंटरेस्ट। रेंट ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन हिज ओन लैंड, अपने ही अब जैसे अपने ही ज़मीन पे प्रोडक्शन करना या रेंट पे देना, ये सब अपने मतलब खुद की चीज़ों पे जो भी प्रोडक्शन करना, वो सब इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। ओके, नाउ थैंक यू क्लास। आप लोग जितने क्वेश्चन मैंने आज करवाए हैं आप लोग लर्न कर लीजिएगा परीक्षा बोर्ड में से।